Hello everyone, welcome back to Discovery Dive. I'm your mentor Parisha and today we will study about longitudes 15 and 16. बेसिकली आपका ये वाला टॉपिक हल्का सा लेंदी था तो इतने बड़े टॉपिक को एक ही वीडियो में करने से अच्छा मैंने इस टॉपिक को आपके लिए अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये पार्ट 1 है जहाँ हम ये लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पेज नंबर 15 एंड 16 के डोंट मिस आउट तक पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट 2 में जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक बचा कुछ टॉपिक होगा वो हम उस पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए या अगर आपको ग्रामर कोर्स चाहिए जो कि मैंने आपके लिए स्टार्ट कर दिया है, प्लेलिस्ट पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। Imagine now that you travel from the North Pole to the South Pole by the shortest possible line. पहले हम क्या इमेजिन कर रहे थे लैटिट्यूड्स के केस में कि हमें ईस्ट टू वेस्ट जाना है, तो हम कैसे जा रहे थे ईस्ट टू वेस्ट? लैटिट्यूड की हेल्प से। लैटिट्यूड कैसे होते हैं? इस तरह से जो लाइंस होती हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो ईस्ट टू वेस्ट ऐसे जाते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो हम इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कह देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं फिगर 1.3 में, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, इस तरह से ईस्ट से वेस्ट तक ये लाइनें जा रही हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो ये क्या हो गए? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। क्लियर? ऐसे ही अब आप क्या सोचिए कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इस तरह से। ठीक है, तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल हम कैसे ट्रैवल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ करके। लॉन्गिट्यूड्स में आपको पहले अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ की मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताया था। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं? वर्टिकल लाइंस होते हैं जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती हैं, और ये लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, कोऑर्डिनेट्स ये सारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ऐसी लाइंस एग्जैक्टली हमारी अर्थ पे नहीं बनी होती हैं। एग्जैक्टली नहीं कह सकते, मतलब ऐसी लाइंस रियल में होती ही नहीं है हमारी अर्थ पे। हम इन लाइंस का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम अर्थ की किसी भी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना या कोई चीज़ कोई जगह दूसरी जगह से कितनी दूर है या फिर किसी और चीज़ के लिए कैलकुलेशंस के लिए हमने इन इमेजिनरी लाइंस का यूज़ किया है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप नॉर्थ पोल टू साउथ पोल किन पार्ट से जा सकते हो? ऐसे टेढ़े मेढ़े जा सकते हो, टेढ़े मेढ़े जा सकते हो, लेकिन हमसे शॉर्टेस्ट पाथ पूछा है। सबसे छोटा और सबसे इजी पाथ होगा एक सीधी लाइन जो नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ दे। जैसे हमने मैथ्स में लाइन सेगमेंट पढ़ी थी ना, लाइन सेगमेंट में क्या बताया था मैंने आपको कि 2 पॉइंट्स होते हैं और 2 पॉइंट्स को हमें सबसे छोटे और सबसे ईजियर पाथ में कनेक्ट करना होता था, तो हम एक सीधी लाइन से दोनों को जोड़ देते थे और बन जाती थी हमारी लाइन सेगमेंट। ऐसा ही आपको अर्थ में भी सोचना है। ठीक है, अर्थ में नॉर्थ पोल और साउथ पोल को समझिए कि ये एक लाइन सेगमेंट है और इसको ईस्ट और वेस्ट को समझिए ये दोनों लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इनके बीच में एक लाइन सीधी खींच दीजिए, बन गई आपकी लाइन सेगमेंट। एक तरह से ये लॉन्गिट्यूड बन गया, ये लैटिट्यूड बन गया, है ना? तो एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ओके, तो हमने देख लिया शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन क्या होगी, एक सीधी लाइन, या हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, वो सीधी भी नहीं होती है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स, हल्का सा उठा हुआ होता है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो बिल्कुल सीधा नहीं है, 90 डिग्री खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, ये हल्का सा फ्लैटेड है। फ्लैट नहीं है, मतलब आप कह सकते हो बहुत थोड़ा सा कर्व है इसमें। ठीक है, क्योंकि हमारी अर्थ का शेप भी स्पेरिकल होता है, तो हल्का सा हम हाफ सर्कल टाइप शेप में हम कह सकते हैं बना हुआ है। Observe the globe, you will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well pass through Asia. अब आपको क्या करना है, ये जो आपको ग्लोब दिया हुआ है इसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका, मतलब यूरोप एंड अफ्रीका से पास करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, एशिया से ही पास कर सकते हो जस्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आप क्या कर रहे हो, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ट्रैवल कर रहे हो। ये होगा आपका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। आप ऐसे ट्रैवल करोगे वर्टिकल लाइंस के थ्रू, मतलब लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू, इस ऐसे 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 इस तरह से। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आप इस लॉन्गिट्यूड्स की तरह, मतलब लॉन्गिट्यूड्स का फॉर्मेट यूज़ करते हुए अगर आप यूरोप और अफ्रीका से पास हुए लॉन्गिट्यूड से, इस तरह से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल तक आप
इस तरह से लॉन्गिट्यूड्स वाले रास्ते से जा रहे हो तो वो सेम होगा अगर आप एशिया से जाओगे। यूरोप और अफ्रीका की हेल्प से जितना आप ट्रैवल कर रहे हो ना लॉन्गिट्यूड से, उतना ही आप एशिया से भी ट्रैवल करोगे, चाहे आप किसी भी जगह से कर लो। लॉन्गिट्यूड्स अगर आप नॉर्थ टू साउथ पोल जाना चाहते हो लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से, किसी भी कॉन्टिनेंट से किसी भी जगह से डिस्टेंस सेम ही रहेगा। These lines are called meridians of longitudes। और ये जो हमने लाइंस का यूज़ किया है, कौन सी लाइंस का यूज़ किया है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाने के लिए जो हम वर्टिकल लाइंस का यूज़ कर रहे हैं ना, जो क्या कहते हैं हम, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही हैं, और ये इमेजिनरी लाइन से अर्थ की सरफेस पे, तो इन्हें कहा जाता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इन्हें पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड नहीं कहते हैं, क्योंकि ये पैरेलल नहीं होती हैं, ये मेरिडियंस होते हैं। मेरिडियंस क्या है? क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक लाइन बनी हुई है रेड कलर से, थोड़ा जूम करके बताती हूँ आपको मैं। अब आप अगर अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये एक रेड लाइन बनी हुई है, ये लॉन्गिट्यूड है। रेड लाइन के पास ये एक और लाइन जा रही है 60 डिग्री नॉर्थ, और इस तरह से ऐसे। तो ये दोनों लाइंस को अगर आप एक साथ देखोगे तो एक तरह से एक हाफ सर्कल फॉर्म कर रहा है, और हाफ सर्कल को मेरिडियन ही कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? इन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं। जैसा फिगर 1.3 में देख पा रहे हैं, दे आर ऑल हाफ सर्कल्स रनिंग फ्रॉम वन पोल टू द अदर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मेरिडियन इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरिडियन मतलब हाफ सर्कल्स होते हैं। तो लॉन्गिट्यूड से अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो हम ये कह सकते हैं वो या तो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं, हाफ सर्कल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड है, एक ही बात है, क्योंकि मेरिडियंस को ही तो हाफ सर्कल्स कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। You will also learn in science that the earth spins on its own axis. To put it simply, let's place a desk lamp a little away from our globe, focused on it, and imagine that this is the sun illuminating the earth. तो साइंस में आप ये पढ़ेंगे कि अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पे रोटेट करती है, ठीक है। और इसको सिंपली पुट करने के लिए, इसे और अच्छे से समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी गिवन है, आइए उसे परफॉर्म करते हैं। आप क्या कीजिए कि आपके पास अगर कोई स्टडी टेबल है, एक डेस्क पे आपका लैम्प जो रखा रहता है, आपको एक डेस्क लैम्प लेना है, और आपके पास एक ग्लोब होना चाहिए। फिर आपको ग्लोब के थोड़े पास में ही अपना डेस्क लैम्प रखना है, ठीक है। और उस पर फोकस करते हुए इमेजिन कीजिए कि जो आपका डेस्क लैम्प है वो सन है, इल्यूमिनेटिंग द अर्थ, मतलब अर्थ के पास वो जो आपका डेस्क लैम्प है वो सन है, और जो आपका ग्लोब है वो अर्थ है हमारा, ठीक है। ये आपको इमेजिन करना है। स्लोली रोटेटिंग द ग्लोब ईस्टवर्ड, वी कैन नोट दैट फॉर सम प्लेसेस ऑन द अर्थ इट इज मॉर्निंग, while for others it is midday, evening or night. When it's breakfast time in one country, it's lunch time in another, and in a third country people are fast asleep. That is why by measuring the longitude of a place, we will also be measuring the time at that place. Let us see how. तो अब हमें ये बताया जा रहा है कि अब आपको ग्लोब को जेंटली धीरे धीरे रोटेट करना है ईस्ट की तरफ, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन में उसे रोटेट करना है आपको। अब ईस्ट क्या है, मतलब अब इस एक्टिविटी में आपको मेनली क्या करना है वो मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। जैसे आपको क्या लेना है, एक डेस्क लैम्प लेना है, ठीक है। तो चलो मान लीजिए ये कुछ आपका डेस्क लैम्प जैसा कुछ है। यहाँ पे आपके पास एक लाइट निकल रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे लाइट निकल रही है। एंड देन आपके पास यहाँ पे हमारा एक ग्लोब भी है, और ये रहा आपका ग्लोब। तो ग्लोब को ना आपको इस साइड, ईस्ट की साइड में आपको इस तरह से उसे जेंटली रोटेट करना है, ठीक है। ठीक है, स्लोली रोटेट करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ जगहों पे तो अर्थ में मॉर्निंग हो रही होगी। मॉर्निंग हो रही होगी मतलब जो हमारा डेस्क लैम्प है, क्योंकि वो सन बना हुआ है ऑफ कोर्स, तो लैम्प से तो रोशनी निकलती है ना, लाइट निकलती है। तो जो लाइट निकल रही है वो सनलाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब वो जो सनलाइट है वो डायरेक्ट अर्थ पे पड़ रही है। तो कुछ कुछ जगह मतलब सबसे सूरज पूर्व से उगता है, सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये हम सब जानते हैं। तो ईस्ट की तरफ ही हमने ग्लोब को रोटेट किया है ना। अब हम ईस्टवर्ड उसे रोटेट कर रहे थे ग्लोब को। अब क्या हुआ कि हम देखेंगे कि कुछ पोर्शन में अर्थ के यानी ग्लोब की कुछ पोर्शन में रोशनी होगी, डेस्क लैम्प की रोशनी होगी, और कुछ जगहों पे हम कह सकते हैं कि और भी ज़्यादा रोशनी होगी। फिर कुछ जगहों पे सनसेट होने वाला होगा, है ना, जहाँ पे मतलब सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है, मतलब सूरज ढलने वाला होगा। और ऐसे करते करते कुछ जगहों पे तो रात भी हो गई होगी, मतलब अंधेरा हो गया होगा।
तो अर्थ के जिन जगहों पे उस डेस्क लैम्प की रोशनी पड़ रही है वहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि मॉर्निंग हो रही है, और जहाँ पे अंधेरा है वहाँ कह सकते हैं नाइट है अभी, या जहाँ पे पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, होने वाला है, कह सकते हैं इवनिंग है। या फिर अगर ऐसे ही केसेस को फॉलो करते करते हम ये भी ऑब्ज़र्व कर पाएंगे कि ऐसे करते करते मिड डे भी हम कर पाएंगे, ये ऑब्ज़र्व कर पाएंगे कि मिड डे भी हो गया है। तो ये एक एक्टिविटी आपको इसलिए दी गई थी ताकि आप समझ सको कि आखिर क्या क्यों ऐसा होता है कि अलग अलग कंट्रीज़ में, हमारे अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम हो रहा होता है, और कुछ जगहों पे रात हो जाती है, कुछ जगहों पे सुबह हो रही होती है, तो कुछ जगहों पे दोपहर हो रही होती है। तो हर जगह टाइम अलग अलग कैसे हो जाता है, तो उसका आपको आइडिया ताकि लग जाए, इसलिए ये एक्टिविटी आपको दी हुई थी। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज़ होंगी जहाँ पे मॉर्निंग हो रही होगी और लोग नाश्ता कर रहे होंगे, कुछ लोगों के लिए दोपहर हो रही होगी, मिड डे हो रहा होगा, कुछ लोगों के लिए इवनिंग हो गया होगा। और जब किसी एक कंट्री में ब्रेकफास्ट टाइम होगा, दूसरी कंट्री में लंच, और तीसरी कंट्री में तो लोग सो ही गए होंगे। और ये क्यों होता है? जब हम किसी प्लेस का लॉन्गिट्यूड मेजर करते हैं, हम उस जगह के टाइम को भी एक तरह से मेजर कर रहे होते हैं। आइए देखते हैं ऐसा कैसे होता है। टू मेजर लॉन्गिट्यूड्स वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड्स को मेजर करने के लिए, इनका मेजरमेंट करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। अच्छा, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो हमने डेस्क लैम्प देखा था ना अभी, वो डेस्क लैम्प, अब आप सोच रहे होंगे मैम सन क्यों रोटेट नहीं कर रहा? मतलब एक तरह से जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है वैसे भी सन भी तो रोटेट करता होगा ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डेस्क लैम्प तो फिक्स्ड है, जैसे कि सन होता है, सूरज फिक्स्ड होता है अपनी जगह पे। ठीक है, वो बात अलग है कि सूरज ढल जाता है, लेकिन वो अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं करता जैसे हमारी अर्थ करती है। ठीक है, हमारी अर्थ रोटेट करेगी, सन तो अपनी जगह पे ही खड़ा रहेगा, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि सन की रोशनी कहाँ पे पड़ रही है और कहाँ पे नहीं पड़ रही है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो हम कहाँ पे थे? यस, ओवर हियर। तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है जब हम लॉन्गिट्यूड्स मेजर कर रहे हैं। नॉट ओनली लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स या कोई और चीज़, कोऑर्डिनेट्स, लॉन्गिट्यूड्स, एनीथिंग। किसी भी ज्योग्राफिकल फीचर को मेजर करने के लिए अर्थ पे हमें इमेजिनरी लाइंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना लाइंस के हमारा काम नहीं चलने वाला, हम कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्यों चाहिए? मतलब इसलिए चाहिए ताकि हम आसानी से मेजर कर सकें, है ना। तो रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स जैसे हमने देखा था, लैटिट्यूड्स का महाराजा होता है हमारा इक्वेटर, जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है, और वो अर्थ को 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर्स, राइट। ऐसे ही होता है हमारा, क्या होता है? प्राइम मेरिडियन, सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूड, जो हमारी अर्थ को वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, जो आप फिगर 1.3 और पेज नंबर 15 पे देख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन बिकॉज इन द ईयर 18 क्या लिखा है यहाँ पे? 1884 some nations decided that the meridian passing through Greenwich, an area of London in England, would become the international standard for the prime meridian. It is marked as 0 degree longitude. ठीक है, बहुत लंबी बात है, इसको चर्न्स यानी टुकड़ों में समझते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ी, जिसे हमने प्राइम मेरिडियन नाम दे दिया। ये तो हमें क्लियर हो गया है। अब इस प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। बहुत सिंपल सा रीज़न है, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ईयर याद रखना। क्यों हम इसे ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन ठीक तो था, जो दूसरी भला भी आ गई ग्रीनविच मेरिडियन। तो ऐसा इसलिए है, ग्रीनविच मेरिडियन इसलिए कहते हैं क्योंकि 1884 के साल में कुछ नेशंस ने, कुछ अलग अलग कंट्रीज़ ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ये जो मेरिडियन है, मतलब ये जो लॉन्गिट्यूड है, जो कि ग्रीनविच से पास होता है। अब ग्रीनविच कहाँ है? लंदन में है, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के लंदन में ग्रीनविच है, और ये मेरिडियन ग्रीनविच से ही पास हो रहा था। और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम बन गया प्राइम मेरिडियन के लिए। ठीक है,
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में सबसे ज़्यादा अब इसी का यूज़ हो रहा था, ग्रीनविच मेरिडियन का, ठीक है। और इसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से भी मार्क करने लगे। तो बेसिक सी बात यही है कि हमारी हमारी दुनिया है, दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उसमें से एक इंग्लैंड है, इंग्लैंड में लंदन है, लंदन में ग्रीनविच है, और ग्रीनविच से पास हो रहा जो मेरिडियन है उसे ग्रीनविच मेरिडियन नाम दे दिया, जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम GMT भी कह देते हैं, ठीक है। और इसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से मार्क किया जाता है, बस इतनी सी बात है। जस्ट as latitude is a measure of the distance from the equator, if you travel towards one of the poles, longitude is a measure of the distance from the prime meridian if you travel along the equator. जैसा कि एक लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड एक डिस्टेंस का ही मेजर होता है इक्वेटर से, मतलब इक्वेटर से ऊपर जाते जा रहे हैं, इक्वेटर से नीचे जाते जा रहे हैं, तो इक्वेटर से ऊपर इक्वेटर से नीचे का डिस्टेंस हम देख रहे थे जब हम लैटिट्यूड्स पढ़ रहे थे। ऐसा ही लॉन्गिट्यूड्स में भी होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स में भी आप क्या करते हो, प्राइम मेरिडियन से ही, प्राइम मेरिडियन आपका रेफरेंस पॉइंट होता है डिस्टेंस मापने का, ठीक है। लॉन्गिट्यूड 2 इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज, जैसे लैटिट्यूड्स को डिग्रीज में एक्सप्रेस किया जाता है, 90 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन। तो वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स को भी हम डिग्रीज में ही मेजर करते हैं, या कह सकते हैं एक्सप्रेस करते हैं। वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड इट इंक्रीजेज इन वैल्यू फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। अगर चाहे हम वेस्ट से बात कर रहे हैं या ईस्ट से बात करें, मतलब वेस्टवर्ड जाएं या ईस्टवर्ड जाएं, ये ये जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं या लैटिट्यूड्स हैं, ये वैल्यू में इंक्रीज़ होते जाते हैं 0 डिग्री से 180 डिग्री तक की रेंज में, ठीक है। और हम वेस्ट और ईस्ट को किन लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं दोनों, W और E, ठीक है। फॉर इंस्टेंस यूजिंग राउंड फिगर्स, न्यूयॉर्क्स लॉन्गिट्यूड इज 74 डिग्री वेस्ट, वाइल दिल्लीज इज 77 डिग्री ईस्ट एंड टोक्योज इज 140 डिग्री ईस्ट, ओके। तो एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, कुछ राउंड फिगर्स का यूज़ करके हम बता रहे हैं। जैसे न्यूयॉर्क है USA में, तो उसका लॉन्गिट्यूड 74 डिग्री वेस्ट है, वाइल दिल्ली का जो दिल्ली का 77 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। टोक्यो का 140 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा डोंट मिस आउट, ठीक है। As you can see on the globe of the meridians of longitudes, 180 degree west and 180 degree east are the same longitude. So this longitude is noted 180 degree committing the letter W or E. अच्छा, अब ये बहुत बच्चे इसमें हो सकता है कंफ्यूज हो गए और नहीं हुए अभी तक, तो हो जाओगे, क्योंकि अगर हम वापस अपने फिगर 1.3 इस ग्लोब पे जा रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट तो सेम ही लॉन्गिट्यूड है। तो क्या अगर हम इसे 180 डिग्री ही लिख दें तो काम चलेगा? हाँ, बिल्कुल चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट सेम ही लॉन्गिट्यूड ही तो है। तो इन जनरल हमें इसमें अलग अलग केसेस में, अगर हम अलग अलग जगहों पे लिख रहे हैं 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट, तो ऐसे लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ना ऐसे ही भी डायरेक्ट 180 डिग्री लिख सकते हो, कमिटिंग द लेटर W और E, मतलब W और E को हटा के आप डायरेक्टली 180 डिग्री भी लिख दोगे ना, तब भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही लॉन्गिट्यूड है। So with this we have ended our today's video. In the next video we will see a part 2 of this topic. Thank you so much for watching.